वेलकम टू एडुग्रोन। और आज हम क्लास 12 के टर्म 2 का एक और चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसमें हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने कैसे नेशनलिज्म जगाया देश के अंदर, वो पढ़ेंगे। उनके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और उससे भी ज़्यादा कुछ कुछ ऐसे मूवमेंट्स उनके रहे जिनको हम पढ़ेंगे, जिसके उनके जितने एफर्ट्स रहे इंडिया को फ्री कराने में, वो सब हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स अभी आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो इसमें जैसा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहती हूँ महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म आपको पता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब हुआ था, कब हम सेलिब्रेट करते हैं। ये सब आप क्लास 2 से ही पढ़ रहे होगे, क्लास 1 से ही पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। एंड इनको हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म मतलब होता है कि अगर आप अपनी कंट्री के को एक्सेप्ट करते हैं एज अ कंट्री, है ना, आप उससे प्यार करना सीखते हैं। नॉट अ कंट्री ओनली, आप उसके सिटीजन्स को भी अपना समझते हैं, एंड आप उसके जितना कल्चर है उसको उसको रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। आप अपने फ्रीडम फाइटर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और आप अपनी कंट्री के लिए खड़े रहते हो। आपको जब भी आपकी कंट्री को आपकी ज़रूरत है तो आप उसके लिए खड़े हो हमेशा के लिए। तो दैट इज कॉल्ड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ पहले नहीं थी लोगों के अंदर, बट धीरे धीरे महात्मा गांधी के एफर्ट से जो हमारे इंडियंस थे उनके अंदर ये भावना जागी कि हाँ, हम किसी और के रूल के अंदर नहीं रह सकते हैं, और हमको अपना खुद का फ्रीडम चाहिए, जिससे कि हम आज़ादी से अच्छे से जी पाएँ, ठीक है। तो गांधी जी वॉज द मोस्ट influential and revered of all the leaders who participated in the freedom struggle, ठीक है। आप इनको बहुत अलग से समझ सकते हो गांधी जी को। ही वॉज वेरी डिफरेंट, क्योंकि एक तो ही वॉज द फॉलोअर ऑफ अहिंसा, ठीक है। वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि लड़ाई झगड़े से किसी चीज़ को छीन के हम अपना काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं था। ही वॉज द उन्होंने सत्याग्रह करा, ठीक है। आपको ये भी पता है कि स्टार्टिंग में ही वॉज इन साउथ अफ्रीका, अराउंड 2 डिकेट्स वो वहीं पे रहे थे। फिर वहाँ से जब उनको ये लगा कि नहीं, इंडिया में उनकी ज़रूरत है, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर हियर एंड वो यहाँ पे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इंडियंस को। एंड उससे पहले भी ये वहाँ पे लॉयर थे, लॉ की पढ़ाई करी इन्होंने, वहीं पे लॉयर थे। एंड इवन इन्होंने अपना एक इंडियन कम्युनिटी लीडर थे वहाँ पे, जिससे वहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि इंडिया में ही ये कास्टिज्म होता था एंड रेसिज्म होता था। ये सब चीज़ें साउथ अफ्रीका में भी थी। एंड जो हमारे गांधी जी थे, ये वहाँ पे जाकर के वहाँ जो काले और गोरे का जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ में भी लड़ते थे, ठीक है। एंड लड़ते थे, और ये नहीं था कि लड़ने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, वो ऐसे लड़ते थे लाइक वो बहुत प्यार से समझाने के सेंस में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो एक छोटे छोटे मूवमेंट्स करते रहते थे, सत्याग्रह के मूवमेंट्स करते रहते थे, जिसकी वजह से थोड़े चेंजेस वहाँ पे आ रहे थे। एंड जब उन्होंने यहाँ पे देखा कि इंडिया में, जो कि उनका मदर लैंड है, वहाँ पे भी इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो उस समय गांधी जी ने सोचा कि अब उन्हें इंडिया जाना चाहिए। इसके बाद वो 1915 के अंदर जनवरी में मोहनदास करमचंद गांधी, दैट इज महात्मा गांधी, इंडिया आए। एंड उन्होंने यहाँ के लोगों को, यहाँ अपने इंडिया को सर्व करना स्टार्ट किया। पहले साउथ अफ्रीका को सर्व कर रहे थे, ओके। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कितने सॉरी बच्चों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। थोड़े से चेंजेस आ गए थे, मेरे सेटिंग्स खराब हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक करा था, ठीक है। तो आई होप आपको यू वोंट माइंड, हाँ। तो हम कहाँ पे थे? गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मार्क क्वेश्चन कि आप लीडर उनके बताइए, जैसे कि पॉलिटिकल गुरु एक तरह से महात्मा गांधी के कौन थे, तो आप बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ही ने उनको ये एडवाइस दिया था कि इंडिया के अंदर कि आप पूरे इंडिया को मतलब एक तरह से भ्रमण करो, ट्रैवल करो, एंड फिर आपको पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स कैसे कैसे लोगों के साथ डील करते हैं, एंड इंडियंस को क्या क्या फेस करना पड़ता है इस ब्रिटिश राज के अंदर।
ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं जब मोहनदास करमचंद गांधी जो थे साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ से जब ये यहाँ पे आते हैं तो जैसा कि वहाँ पे ये बोलते थे कि ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी चाहिए, सबको समान समझना चाहिए, वैसे वो इंडिया में भी यही बात बोलते हैं सबसे। ठीक है। एंड महात्मा गांधी की सोच ये थी कि हर कोई बराबर है। ठीक है। चाहे वो कोई एलाइट ग्रुप हो या फिर कोई पेजेंट्स हो, स्मॉल पेजेंट्स हो, या तो वो चाहे कोई बहुत बड़ा जमींदार हो, ठीक है, कोई बड़ा लैंडलॉर्ड हो, मतलब लेकिन होने सब बराबर चाहिए, तभी देश का एक तरह से डेवलपमेंट हो पाएगा और तभी हम ब्रिटिशर्स से मुक्ति पा पाएंगे। वो हमें छोड़ के तभी जाएंगे जब हम सब यूनाइट हो पाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे उन्होंने देखा कि जो इवन जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें भी बहुत एलाइट ग्रुप के ही लोग थे, उसमें बहुत नॉर्मल या मिडिल क्लास आदमी या कॉमन आदमी नहीं था उसके अंदर। तो जब ये आए, इन्होंने यहाँ पे देखा कि इस तरह से चल रहा है। देखो जब वो ये यहाँ से गए थे इंडिया से, तब भी ब्रिटिशर्स का तो रूल था यहाँ पे, लेकिन जब ये वापस आते हैं तो द थिंग मतलब जो चीज़ें थी उस समय पे वो बहुत वर्स्ट हो चुकी थी। तो इस समय उनको अपना इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी समझा उन्होंने इंडिया के बेटरमेंट के लिए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने जब यहाँ पे आते हैं एंड जब इनको गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं और ये पूरा स्पेंड करते हैं, पूरा टाइम अपना स्पेंड करते हैं ट्रैवलिंग के अंदर, तब इन्हें ये चीज़ें पता चलती है कि क्या क्या डिफरेंसेस चल रहे हैं। ठीक। एंड लाल बाल पाल, इनके बारे में आपको पता होगा। ठीक है। आप अगर लाला लाजपत राय को बोलोगे, विपिन चंद्र पाल को बोलोगे और बाल गंगाधर तिलक को बोलोगे, तो इनको आप मतलब कंबाइनली लाल बाल पाल कहा जाता था। ये रेडिकल्स कहे जाते थे, जो कि थोड़ा मार धाड़ में विश्वास करते थे। इनको ये नहीं चाहिए था कि कोई हमारे यहाँ रूल करे। ठीक है। लेकिन जो आपके जो दूसरे थे, एक दो ग्रुप्स थे, ठीक है, रेडिकल्स थे, तो ये जो रेडिकल्स थे थोड़ा सा सत्याग्रह एंड अहिंसा पे जोर नहीं देते थे। मतलब इनको ये चाहिए था आज़ादी ले लो चाहे जैसे ले लो। बट दूसरी तरफ ये गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग थे, जो ये पॉलिटिकली ये चाहते थे कि हमारे धीरे धीरे मतलब अंग्रेजों से पॉलिटिकल पावर्स लेना चाहते थे, जिससे कि हम इंडिया को रूल कर पाए, वो भी किसी से खींच के नहीं, आराम से, स्ट्रैटेजी से। ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी। फिर महात्मा गांधी आते हैं यहाँ पे, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी पेरेंट्स के साथ दिक्कतें हो रही थी, जैसे इंडिगो वाली बात आपको पता है। ठीक है। चंपारण में, अहमदाबाद में वो जो टेक्सटाइल मिल थी वहाँ पे। ठीक। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स थे या बहुत सारे मिल्स के वर्कर ऐसे थे जिनको बहुत ब्रिटिशर्स परेशान कर रहे थे। ठीक है। जैसे कि रेवेन्यूज लेना, चाहे आपकी खेती हुई है या नहीं हुई, आप रेवेन्यूज लिए ले रहे हो। इंडिगो की अगर खेती हो रही है, अगर आपको पता है उस समय इंडिगो बहुत ऐसा था कि अगर अगर इंडिगो की खेती होती है तो वहाँ पे 3-4 साल तक वो ज़मीन बंजर हो जाती है। तो ब्रिटिशर्स फोर्सफुली उनसे इंडिगो की खेती करवाते थे, प्रेजेंस नहीं चाहते थे फिर भी उन्हें करनी पड़ती थी। तो इस तरीके से चीज़ों को वो खराब हो रही थी इसलिए। ठीक है। तो चंपारण जब पहुँचते हैं, ये जब विजिट कर रहे होते हैं ना, सब जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ये चंपारण तक पहुँचते हैं, वहाँ पे गुजरात की चीज़ों को संभालते हैं। ठीक है। वहाँ पे सत्याग्रह करते हैं और वहाँ इंडिगो की खेती को रुकवाते हैं। ब्रिटिशर्स उनकी बात मानते हैं एंड उन्हें वो चीज़ विड्रॉ करनी पड़ती है। ठीक है। तो his first major public appearance was at the opening of the बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उनकी जो मेजर पब्लिक अपीयरेंस थी, जो जिससे वो सामने सामने अभी तक वो काम कर रहे थे, ठीक है, जब लेकिन उनकी एक ऐसी स्पीच थी वहाँ पे, जैसे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए तो 1-to-1 जैसे स्पीच देते ना, वैसे उनकी मेजर पब्लिक अपीयरेंस थी 1960 में। तो उन्होंने हियर इन हिज स्पीच गांधी जी चार्ज द इंडियन एलाइट विद अ लैक ऑफ कंसर्न ऑफ द लेबरिंग पावर। उनका लेबरिंग पुअर, उनका ये कहना था कि देखो, अगर हम लोग सब समान एक दूसरे को नहीं मानेंगे, हम ऊंच नीच की भावना रखेंगे, तो ये ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के कभी नहीं जाने वाले हैं। ठीक है। तो इस तरीके से लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर रहे थे कि देखो तुम लोग ये सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमेशा हम पेजेंट्स को नीचे नहीं झुका सकते हैं और हमेशा लैंडलॉर्ड ऊपर नहीं रह सकते हैं। ठीक है। हमेशा बिजनेसमैन ही रूल नहीं करेगा, हर जगह पे हर एक को वो कॉमन चीज मिलनी चाहिए एंड कॉमन राइट्स मिलने चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा था। Gandhi's speech was at the opening of BHU was a statement of intent to make Indian nationalism more properly representative of the Indian people as a whole। तो इस बीएचयू में उन्होंने पूरे जितने भी इंडियन सिटीजन्स थे, इंडियंस थे, उनको यही नेशनलिज्म ही जगाने की बात कही थी। एंड इवन जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ है, उस समय पे जाकर के सारे के सारे मतलब कॉमन पीपल भी उसमें इन्वॉल्व थे, लेडीज थी,
आम आदमी था, पेजेंट्स थे, इस तरह से जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, उस समय आपको सारे के सारे इंडियंस एक जगह मिले। उसके पहले तो ये ऊंच नीच चलती ही रहती थी, ठीक है। अगर और हाँ, इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए बीएचयू के जो स्पीच का टाइम था, उस समय एनी बेसेंट वहाँ पे प्रेजेंट थी या नहीं थी, तो आपको ये लिखना पड़ेगा यस। इस जो कॉन्फ्रेंस थी, या आप ये कह दो ये जो एक ओपनिंग सेरेमनी थी, इसमें एनी बेसेंट भी इन्वॉल्व थी, वहाँ पे प्रेजेंट थी, ठीक है। तो अब हम आते हैं द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसके बारे में बात होती है। इनिशिएटिव इन चंपारण, चंपारण में इंडिगो की खेती के बारे में मैंने आपको बता दिया। नील मतलब इंडिगो मतलब नील, ठीक है। अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल मिल थी, वहाँ पे वर्किंग आवर्स बहुत ऊपर नीचे रहते थे एंड लोगों को प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रही थी। एंड खेड़ा में क्या होता है, खेड़ा भी गुजरात में ही था, और वहाँ पे चंपारण एंड खेड़ा दोनों गुजरात में थे, ओके। अब जब गांधी जी ने चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा इन सब में जाकर के गरीबों की मदद की, ठीक है, पेजेंट्स की मदद करी और मिल के वर्कर्स की मदद करी, तो उससे सबसे ज़्यादा सिंपैथी उनको जो मिली, पुअर्स को मिली, ठीक है, जो गरीब लोग थे उनको मिली। तो सब जगह गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। एक तो उन्होंने सत्याग्रह किया बिना मार धाड़ के, सब कुछ अच्छे से, एंड वो मूवमेंट करा, एंड जब उसके बाद ना जीत भी हो गई, तो उससे उनको बहुत अहमियत मिलने लग गई थी, उनको सब मानने लग गए थे। एक अच्छा रिकॉग्निशन, बहुत प्लस पॉइंट यही था कि गांधी जी को अब सब जानने लग गए थे कि उन्होंने कितनी सारी चीजें ऐसे करी हैं जिससे कि पेजेंट्स को और जितने एग्रीकल्चर फील्ड में लोग थे, इन्वॉल्व थे, जो बेचारे कॉमन लोग थे, ठीक है, उनको बहुत सारा मतलब उनको अपने राइट्स वापस मिल रहे थे, ठीक है। इन 1919 गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था, ये सबको बताना पड़ेगा मुझे। इतनी बार आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, क्लास 9 से 10 11 12 सब में पढ़ चुके हो। रोलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट, अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ। रॉलेट एक्ट क्या था, जिसमें कि जो जो सत्याग्रही थे, जो आंदोलन कर रहे थे, है ना, तो उन लोगों को एक एक एक्ट पास किया गया था, ब्रिटिशर्स ने उन्होंने पास किया था, जिसमें ये कहा गया था कि जितने लोग इन सत्याग्रह में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, या आप कह लो कि जितने भी इंडियंस हैं, उनको किसी भी वजह से आप 2 साल तक की कैद में रख सकते हो, बिना किसी प्रायर नोटिस के, बिना किसी वजह के आप उनको उठा के जेल में डाल सकते हो, और 2 साल तक की जेल में डाल सकते हो। तो ये रोलेट एक्ट ऐसा आया था जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अब अगर तुम्हें कोई बोल दे कि तुम आराम से बैठे हो या सड़क पे तुम जा रहे हो, और एकदम से तुम्हें आके कोई कह दे कि ब्रिटिशर्स या वट एवर कोई भी आ जाए, आपको ला करके जेल में डाल दे, तो आपको कैसा लगेगा? तो सेम वही चीज़ हो रही थी। तो ये गांधी जी को बिल्कुल समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा ये चीज़ तो बिल्कुल ही रिमूव करने लायक है, ठीक है। द एक्ट का फंडामेंटल राइट्स सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्ट्रेंथन द पुलिस पावर्स। पुलिस की पावर तो बढ़ रही थी, बट जो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जबरदस्ती दबाया गया था, उनको सप्रेस किया जाता, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब चीज़ें छीन रही थी। जो कि ये फंडामेंटल राइट्स है, वो फंडामेंटल राइट्स सबको मिल सकते हैं, और उसका हर कोई हकदार होता है। ये सब छीन रहा था कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। तो इसके खिलाफ में गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट भी किया था। In April 1990, there were a number of demonstrations and हड़ताल्स in the country against this act. ठीक है, 1919 अप्रैल में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते रहे, इतनी सारी हड़ताल हुई, इतनी सारी स्ट्राइक्स हुई कि उसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में लोग इन्वॉल्व थे, और जो ब्रिटिशर्स थे उनको दबाने में लगे हुए थे। एंड इसके खिलाफ में ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को मारने की कोशिश करी, कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, ठीक है। तो ये एक तरह से बहुत ही नेगेटिव रहा था इंडिया के लोगों के लिए, इंडियंस के ऊपर। द गवर्नमेंट यूज हड़ताल मेजर्स टू सप्रेस देम। द जलियांवाला बाग, अब जो जलियांवाला बाग मैसेकर था, जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, वो बैसाखी के दिन हुआ था, जब ये सब चीजें चल रही थी। तो वहीं पे जो हमारे क्रांतिकारी, एक तरह से आप कहेंगे उनको, है ना, कितना फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उन्होंने, वो लोग एक जगह रुक के, उन्होंने, जलियांवाला बाग एक जगह थी, वहाँ पे सब इकट्ठे हो गए थे, बैसाखी का दिन था, तो मेला भी चल रहा था वहाँ पे, बहुत आम आदमी भी था। एंड वहाँ पे सब लोग, कुछ लोग ऐसा प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, और कुछ लोग जो, मतलब ज्यादातर लोग ऐसे थे जो सिर्फ मेले को घूमने आए थे। एंड एक शांति कि पूर्वक जो प्रदर्शन होता है वो वहां पे हो रहा था, कोई मारधाड़ नहीं थी, बहुत इजी गोइंग सब कुछ चल रहा था।
बट वहाँ पे आया कौन, जनरल डायर आ गया एंड उसने वहाँ पे जो एग्जिट एरिया था जो कि बहुत सकरा रास्ता था उसको बंद करवा दिया एंड वहाँ पे पूरा शूट आउट हो गया, बहुत सारे लोगों को मारा गया। कई लोग, लेडीज और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ के बने कुएं में कूद गए। अभी भी अगर आप कभी मौका मिले तो आप जलियांवाला बाग जाओ, वहाँ पे आपको वो जो शूट किया ना वहाँ पे गोलियों के निशान भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, दैट इज कॉल्ड मैसेकर। एंड उसके बीच में उस समय गांधी जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, बहुत सदमा लगा था। उन्होंने ये सत्याग्रह इसको छोड़ने की कर दी थी कि नहीं अब हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे लोग हमारे ही जितने हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं या हम सत्याग्रह इतने शांतिपूर्वक कर रहे हैं, स्टिल हमारे ही लोग मारे जा रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ से बैकआउट कर लिया था। ठीक है, in 1920 after Jallianwala Bagh massacre he called the campaign of non-cooperation with British rule and joined hands with the खिलाफत मूवमेंट। अब ये सब जो हुआ तो इन्होंने तो अपना वापस ले लिया, जो भी इनका मूवमेंट चल रहा था। गांधी जी डर गए थे, नॉट लाइक डर गए थे, क्योंकि अपने इंडियन से वो इतने प्यार करते थे कि उनके दुख में बहुत दुखी हो गए थे इतने लोग के मारे जाने के बाद। तो उन्होंने ये मूवमेंट वापस ले लिया एंड उन्होंने 1920 में खिलाफत मूवमेंट को जो था बढ़ावा दिया। खिलाफत मूवमेंट क्या था, जो ऑटोमन एम्पायर था दैट इज टर्की, वहाँ के खलीफा के खिलाफ में जो उस समय ट्रीटी हुई थी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना, तो उनके वो जो ट्रीटी थी बहुत हार्श ट्रीटी थी। तो इसके खिलाफ में सारे मुस्लिम्स बहुत इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने कहा था हमारे खलीफा को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, हमारे खलीफा को आप नहीं हटा सकते। इसके लिए वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इसमें बहुत सारे मुस्लिम, बल्कि पूरे इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम से एकजुट हो गए थे और ये खिलाफत मूवमेंट कहा जा रहा था इस ट्रीटी के खिलाफ में। तो इसमें इन्होंने, गांधी जी को ये लगा कि अगर हम मुस्लिम्स को भी अपने साथ ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर हिंदू सिख एंड ये सब लोग ज्वाइन कर रहे थे एंड सब आपस में जो मूवमेंट्स कर रहे थे, बट अभी गांधी जी को लगा कि अगर हम हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिल करके, क्योंकि कास्ट वाइज तो सब साथ में ही थे, बट कहीं ना कहीं धर्म ऐसा आ रहा था जो आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा लोग नहीं खुश थे, या आप ये कह लो कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, जिसकी वजह से सारे मुस्लिम्स एंड सारे हिंदूज एकजुट नहीं थे। उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। तो गांधी जी ने ये कहा कि अगर हम उनके खिलाफत मूवमेंट में अपना साथ दें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो मुस्लिम है उनका साथ मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश रूल में जो था ज्वाइन किए थे हैंड्स किसके साथ, खिलाफत मूवमेंट के जो एक तरह से जो उसको सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों को, मुस्लिम्स को। He was of the opinion that by coupling the non-cooperation with the Khilafat would result in Hindu-Muslim unity and to end the colonial rule. colonial rule को end करने के लिए उनका ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, जिसकी वजह से उन्होंने लगा हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इफ वी वांट टू, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमें ब्रिटिश राज से मुक्ति मिल जाए, वो हमें छोड़ के हमें फ्री कर दें। The British Raj was shaken to its foundations of the first time since revolt of 1857. इस बार फर्स्ट टाइम उन्हें ऐसा लगा कि हाँ ये नाउ दे आर डूइंग समथिंग कि जिसकी वजह से हमको ये छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद दैट उन्हें 1857 को ही लगा था। ठीक है, मतलब उससे पहले 1857 के बाद उन्हें अब ये ऐसा लगने लगा था कि नाउ इट्स टाइम टू एंड, मतलब ये रूल खत्म करने का टाइम आ चुका है। Non-cooperation movement was suspended in 1922 after Chauri Chaura incident where 22 policemen were killed by a violent crowd. ठीक है, अब जो था ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो अभी तक गांधी जी चला रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ में, उसको 1922 को सस्पेंड करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो जिला है वहाँ पे जो वायलेंट क्राउड थी, जो इंडियंस थे आप कहोगे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने जो 22 पुलिसमैन थे जो जेल में काम करते हैं ना, वो पुलिसमैन उनको जिंदा जला दिया था, उनकी पूरी चौकी फूंक दी थी। तो उसमें 22 लोग जिंदा जल गए थे। तो इससे गांधी जी बहुत हताहत हो गए थे। उनको लगा कि मतलब वो तो अहिंसा चाहते थे, यहाँ तो चारों तरफ हिंसा ही हिंसा हो रखी है, तो ब्रिटिशर तो इतनी हिंसा कर रहे थे एंड दैट टू हमारे तरफ के भी लोग गुस्से में थे, जो रेडिकल्स थे वो बहुत गुस्से में थे एंड दे वांटेड टू
मतलब वो चाहते थे, मॉडरेट्स तो नहीं चाहते थे, मॉडरेट्स में आपके गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह थे, आप जब आप उसमें पूरी लिस्ट लंबी है आप देखोगे, ठीक है, बट जो रेडिकल्स थे वो इन सबको फॉलो करते थे, उन्हें लगता था कि नहीं ये सब चीज़ें करने से ही हमें आज़ादी मिल पाएगी, एंड अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये ब्रिटिशर्स यहाँ से कभी भी नहीं जाने वाले। तो यही सोच के साथ उन्होंने चौरी चौरा इंसिडेंट को अंजाम दिया था, एंड वहाँ पे 22 पुलिसमैन वर किल्ड बाय अ वायलेंट क्राउड। ठीक है, अब आता है निटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट। अच्छा, पॉपुलर मूवमेंट कौन कौन से थे उनके? गांधी जी ज्वाइन टू कम्युनिटीज, उन्होंने टू कम्युनिटीज ज्वाइन करी थी, दैट इज वो जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो अब जो मूवमेंट्स हो रहे थे उसमें अगर हम, जैसे हमें ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है तो हमें उन्हें बॉयकॉट करना पड़ेगा, सिंपल सा यही है। तो गांधी जी का कहना यह था कि हम, अगर हम उनका काम ही ना करें, लाइक अगर जितने भी ऐसी जगहें हैं, चाहे वो ऑफिसेस हो चाहे स्कूल्स हो, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का जो है चलता है, राज चलता है, अगर हम उसको छोड़ दें, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उनकी पावर थोड़ी कम पड़ जाती है। तो उस समय पे ऐसा हुआ था कि स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया था, लॉयर्स जो थे उन्होंने कोर्ट्स में वर्किंग बंद कर दी थी। अराउंड 396 स्ट्राइक्स हुई थी 1921 में, और लगभग 6 लाख वर्कर्स ने अपना काम रोक दिया था। ठीक है, और जो आंध्रा में जो नदर्न आंध्रा है, वहाँ पे जो ट्राइब्स थी, हिल ट्राइब्स थी, ठीक है, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को तोड़ा था। फॉरेस्ट लॉज कौन कौन से होते थे? क्योंकि जो आंध्रा था ना, नदर्न आंध्रा था, वहाँ पे जो ट्राइब्स रहती थी उनको कुछ भी नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि देखो ट्राइब्स में इतना लिटरेसी रेट नहीं हाई होता है, उन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि हो क्या रहा है और हमें इसे डील कैसे करना है। तो जो ये ट्राइब्स थी ना, तो इनका जो मेन खाना पीना और रहना ये सब चलता है ना, ये फॉरेस्ट से ही चलता है। ये लोग फॉरेस्ट से ही इनको खाना पीना भी मिलता है, एंड ये अपने पूरा शेल्टर भी वहीं से ही लाते हैं। तो पूरी इनकी लाइफ जो होती है उसी पर डिपेंड रहती है। बट ये ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स है, इन्होंने क्या नाटक किया कि नहीं, तुम्हें जो है हमसे परमिशन लेके फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, तुम्हें हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। अगर तुम वहाँ पे जाके कुछ अपना खर्च करना चाहते हो एंड ऑल, तो तुमको वहाँ हमसे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सारा रूल ब्रिटिशर्स का आ गया। तो अब ट्राइब्स को तो ये समझ में आ नहीं रहा था कि हम अच्छे भले तो यार रह रहे थे जंगलों में, जंगल में भी ये ब्रिटिशर्स आ गए कमबख्त, और हमें वो भी नहीं करने दे रहे, मतलब हम अपने फ्रीडम से वो भी नहीं रह पा रहे। तो इन लोगों ने भी वहाँ पे, अगर ये लोग जाते थे बाई चांस, जो ये ट्राइब्स थे, ये जो यहाँ के लोग रहते थे, ये लोग इनकेस जाते भी थे तो वहां से इन्हें पकड़ पकड़ के मारा जाता था, पिटाई होती थी इनकी। तो इस तरह से ये फॉरेस्ट लॉज इन्होंने वायलेट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा हमें नहीं मानना, ब्रिटिशर्स कुछ भी कहते रहे। और जो अवध के फार्मर्स थे उनसे जो टैक्स लिया जाता था, तो इन्होंने टैक्स भी देने को मना कर दिया कि वी विल नॉट पे एनी टैक्स, एंड हमारे चूंकि एक तो रेवेन्यू ही नहीं, मतलब प्रोड्यूस ही नहीं होता था, तो हम टैक्स भी नहीं दे पाएंगे। तो इससे कभी कभी ऐसा होता था ना कि उनके जो था जमीन जब्त कर ली जाती थी एंड ऑल, तो फार्मर्स ने मना कर दिया तुम्हें जो करना है करो, हम तो टैक्स नहीं दे रहे। पेजेंट्स इन कुमाऊं रिफ्यूज टू कैरी लोड्स ऑफ कॉलोनियल ऑफिशियल्स। जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे ना, जो कुमाऊं के पेजेंट्स थे, उनकी जो लोड्स थे वो सब कैरी करते थे वहीं पे, तो उन्होंने वो भी मना कर दिया था। ठीक है, अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था कि वी वांट अ सेल्फ रूल, मतलब हमें किसी के अंडर में काम नहीं करना है, एंड वी वांट फ्रीडम, और अब हमको इनसे छुट्टी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत लिमिट कर रखी है, एंड वी डोंट वांट एनी ब्रिटिश रूल इन आवर कंट्री। तो इस तरीके से पूरी सब चीज़ें जो थी, जो मूवमेंट्स थे ना, वो एक साथ निटिंग, मतलब एक साथ होना स्टार्ट हो गए थे। तो ब्रिटिशर्स को इसका एक तरह से इम्पैक्ट दिखने लग गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स थोड़ा थोड़ा डरने लग गए थे, क्योंकि अगर लोग ही नहीं उनका साथ देंगे तो फिर वो रूल किसके ऊपर करेंगे। तो दैट सेम थिंग हैपेंड एट दैट टाइम व्हेन मूवमेंट स्टार्टेड। ठीक है, तो इन सब के पीछे किसका हाथ था? गांधी जी का हाथ था। गांधी जी ने फुल सपोर्ट किया था लोगों को ये सब करने के लिए। हाँ, वो ये नहीं कहते थे कि मारपीट करो, मारपीट को वो कभी अलाउ नहीं करते थे, बट वो ये जरूर चाहते थे कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो शांति से आप उसको बॉयकॉट करते रहे। ठीक है, ये रहा आपका इतना। देन आता है एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट द ब्रिटिश राज वाज टेकन टू इट्स फाउंडेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये तो मैंने शायद बता दिया आपको, उसके बाद चौरी चौरा एंड ऑल इस वजह मैंने आपको बता दिया। आई थिंक ये दोबारा हो गया। ओके, तो 1922 मार्च में क्या होता, गांधी जी जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ,
ठीक, उसके बाद बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया था। एंड जब जेल में डाला गया तो उसमें गांधी जी भी नहीं बच पाए, गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया और बहुत सारे चार्ज उनके ऊपर लगा दिए गए थे कि आप मतलब भीड़ को वायलेट करते हैं और ये सब चीज़ें। तो गांधी जी एक तरह से जो थे बहुत पॉपुलर थे, ठीक, बदनाम थे ब्रिटिशर्स के बीच में कि वो जनता को भड़का रहे हैं, मूवमेंट्स कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो ये ब्रिटिशर्स उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और बात बात में उन्हें जेल पे डालते रहते थे कि अगर ये जेल में रहेंगे तो ये सब चीज़ें चुप रहेंगे, ये सब जो इंडियंस हैं वो चुप रहेंगे, ठीक है। अ पीपल लीडर, पीपल्स लीडर, जो लीडर थे, अब इतने सारे मूवमेंट्स चला रहे थे गांधी जी, इतने सारे लोगों का साथ उनको मिल रहा था, तो ये क्या हो रहा था, ये लीडर बन चुके थे लोगों के। बाय 1922 गांधी जी हैड ट्रांसफॉर्म इंडियन नेशनलिज्म। अब उन्होंने लोगों को अवेयर करना स्टार्ट कर दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगे थे लोगों के अंदर, उन लोगों की सोच बदलने लग गई थी। अब ये लोग ये चाह रहे थे कि अब किसी तरह ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला जाए और हम फ्री हो जाएं। इट वॉज नो लॉन्गर अ मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड इंटेलेक्चुअल्स। अब वो सिर्फ प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स का मूवमेंट नहीं था, अब इसमें स्मॉल पेजेंट्स भी थे, स्मॉल स्मॉल जो वर्कर्स हुआ करते थे वो भी थे, बहुत रिच लोगों का ही नहीं था, बहुत ही छोटे से लेके बड़े तक, मतलब उसमें विमेंस भी इंक्लूडेड थी, सारे के सारे वर्कर्स एंड ऑल, आर्टिस्ट एंड जो भी थे वो सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो चुके थे, सबने पार्टिसिपेट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इन्वॉल्व। They appreciated the fact that Mahatma Gandhi dressed like them, lived like them and spoke the language. उनका कहना था महात्मा गांधी इज वेयरिंग धोती, क्योंकि महात्मा गांधी धोती पहनते थे। अगर आप उनकी पुरानी पिक्चर्स देखोगे साउथ अफ्रीका में तो दे ही यूज्ड टू वेयर दैट पैंट एंड शर्ट्स एंड ऑल। जब वो इंडिया आते हैं तो वो खादी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं एंड वो धोती में ही मतलब आपने बाद में जितने मूवमेंट्स देखोगे तो आप उनको धोती नहीं देखोगे। तो इस तरह से जो जो स्मॉल तबका आदमी था ना, छोटा वर्ग का आदमी था, छोटे क्लास का आदमी था, उसको वो बहुत कनेक्टिंग लगा अपने आप से, क्योंकि वो सूटेड बूटेड वाली पॉलिटिक्स नहीं करते थे। वो नॉर्मल जो आदमी रहता था ना, कॉमन पीपल जैसे रहता था वो वैसे ही रहते थे एंड उन्हीं की तरह रहते थे, उन्हीं के लैंग्वेज भी बोलते थे। तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे, बहुत कनेक्टिंग फील करते थे उनके साथ। बहुत सारा टाइम ना चरखा चलाने में गांधी जी बिताते थे एंड वो बहुत एडमायर करते थे कि पुअर पेजेंट्स को, ठीक, और उनके साथ उनकी बहुत सिंपैथी रहती थी, इसीलिए पुअर जो पेजेंट्स थे वो उनको भी एडमायर करते थे, उन्हें मानते थे। एंड जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो रिच थे, वो तो मानते ही मानते थे। तो इस तरीके से पूरे गांधी जी सबके लीडर थे और सबको बराबर मानते थे, तो इक्वली ही सब लोग भी उनको अपना लीडर मानते थे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है। देन आता है बिटवीन 1917 एंड 1922 अ ग्रुप ऑफ हाईली टैलेंटेड इंडियंस अटैच्ड themselves टू गांधी जी लाइक महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल। अब जब इतने सारे लोग थे तो वो सब धीरे धीरे गांधी जी के मूवमेंट से जुड़ने लग गए थे, गांधी जी के मूवमेंट से अटैच्ड हो गए थे, ठीक है। उनमें थे महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेपी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत, राजगोपालाचारी, ये सब एक्सेट्रा, मतलब अभी और भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो जो जैसे कि गांधी जी इंस्पायर कर रहे थे ना जो कंट्री के लोगों को, तो इन्होंने भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया था एंड सबको कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए इंसिस्ट भी किया एंड कांग्रेस के लिए काम करने के लिए भी मतलब समझाया लोगों को कि देखो हम कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे तो हम इंडिया को फ्री करवा पाएंगे एज सून एज पॉसिबल। तो ये रहा। देन नोन वेरियसली एज गांधी बाबा, गांधी महाराज और सिंपली महात्मा गांधी appeared to the Indian peasants as a savior who would rescue them from high taxes, oppressive officials and restore dignity and autonomy to their lives. Autonomy एंड जो उनकी डिग्निटी थी। अब जो पेजेंट्स थे ना, उनको क्या चाहिए था, उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए थी थोड़ी सी कि हाँ हम इतना काम कर रहे हैं, हमें उसका अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, हम इतना काम कर रहे हैं तो हमें उसका प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ना जितना प्रोड्यूस आए हम उसका रेवेन्यू दे दे के हम तो कंगाली बने रहेंगे, ब्रिटिशर्स तो माला माल होते रहेंगे। तो इस तरह से गांधी जी ने तो सबका भला करा। देन अल्टीमेटली उनको गांधी बाबा भी कहा जाने लगा, गांधी महाराज कहा जाने लगा एंड महात्मा भी कहा जाने लगा। तो दैट वाज द टर्म महात्मा उनको क्यों मिला, दैट द ग्रेट पर्सनालिटी दैट हैज डन सो मैनी थिंग्स टू द पेरेंट्स एंड द पुअर पीपल। तो इस तरीके से उनको महात्मा गांधी भी एक नाम दिया, किसने, जो हमारे एज अ सेवियर उनको इंडियन पेरेंट्स मानते थे। ओके, नेक्स्ट आता है द सॉल्ट सत्याग्रह ए केस स्टडी। सॉल्ट सत्याग्रह क्या था, जिसमें आपको इन शॉर्ट पता होना चाहिए कि सॉल्ट क्यों बनाने की जरूरत पड़ी।
ब्रिटिशर्स तो बहुत ही ज़्यादा गए बीते थे। उन्होंने तो एक ऐसी चीज़ होती है जो सॉल्ट, अगर आप खाने में डालोगे तो स्वाद बढ़ता है, ठीक है? नहीं डालोगे तो खाने का कोई स्वाद ही नहीं है। तो सॉल्ट जो था, ये ब्रिटिशर्स ने अपनी मोनोपोली बना ली थी। उनका कहना था कि सॉल्ट सिर्फ हम बनाएंगे, एंड जो वो सॉल्ट वहाँ से आता था इंडिया के अंदर, जो हमें लेना पड़ता था, उस पर बहुत भारी टैक्स देना पड़ता था। अब आप ही बताओ, इतनी एसेंशियल चीज़ है जो कि इतनी इम्पोर्टेंट है, मतलब हर हर खाने के लिए, चाहे वो पुअर हो या रिच हो, हर कोई सॉल्ट लेता ही लेता है, ठीक है? अब उस पर भी हम टैक्स दें और आप हमें बनाने भी नहीं दे रहे हो, तो इसके लिए ही गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया था। ओके, इसकी आउट मतलब जो बेसिक चीज़ है वो आपको इतनी पता होनी चाहिए। देन आते हैं 1928 री एंटर्ड इन पॉलिटिक्स। वो वापस से पॉलिटिक्स में आए थे, क्योंकि बीच में वो जेल वेल चले गए थे। उसके बाद जब चौरी चौरा वगैरह हुआ तो बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने सब चीज़ों से अपने आप को दूर कर लिया था कि मुझे कुछ भी नहीं करना। फिर दैट ईयर देयर वाज साइमन कमीशन सेंट फ्रॉम इंग्लैंड टू इंक्वायर इनटू कंडीशंस इन द कॉलोनी। फिर आता है 1928 में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, गो बैक साइमन, गो बैक सबने सुना होगा, बट क्यों गो बैक? क्योंकि उस समय जो कमीशन बनी थी उसमें इंडियंस कोई थे ही नहीं। जब इंडियंस नहीं थे और जो रूल्स बनाए गए थे उसके अंदर, वो भी मतलब इंडियंस के सपोर्ट में कोई भी नहीं था। तो उसमें उनको साइमन कमीशन क्यों आया था? क्योंकि उसमें उन्हें सारी चीज़ें जो इंडिया में हो रही हैं, जो भी कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें उनको ब्रिटिश, जो ब्रिटेन था वहाँ पे इंग्लैंड में, बतानी थी। उस पार्लियामेंट ने वहाँ पे भेजा था कि देखो, जितना भी जो भी इंडिया में चल रहा है ना, उसकी सारी रिपोर्ट्स तुम हमें पहुँचाओगे। ये चीज़ थी साइमन कमीशन में। तो इसमें चूंकि कोई भी इंडियन नहीं था, तो यहाँ पे इसको बॉयकॉट कर दिया गया था और कहा गया था साइमन गो बैक। तो नॉट पार्टिसिपेटेड टू ड्राइव अवे फ्रॉम साइमन कमीशन एंड बारडोली, बारदौली सत्याग्रह। ठीक, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था एंड डायरेक्टली बट सपोर्टेड द मूव। इन्होंने इसमें डायरेक्टली तो महात्मा गांधी ने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया था, बट स्टिल बारदौली सत्याग्रह जो था, जिसमें जिसमें लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार उसी समय कहा गया था, बारदौली सत्याग्रह के टाइम पे ही। जो वहाँ की लेडीज थी बारदौली की, उन्होंने अपने लीडर, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बारदौली सत्याग्रह में मतलब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने बोला था, तो बारदौली की विमेन ने बोला था। ओके, तो इस जो बारदौली था और जो साइमन कमीशन था, दोनों को ही गांधी जी ने दूर से सपोर्ट किया था, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं थे डायरेक्टली। In the end of December 1929, the Congress held its annual session in the city of Lahore. President was Nehru. ठीक है, 1929 में दिसंबर में कांग्रेस का एनुअल सेशन होता है। कहाँ पे होता है? लाहौर में होता है। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है आपके, ठीक है? तो इसके प्रेसिडेंट बनते हैं नेहरू। बहुत सारे डिबेट्स होती हैं, सब कुछ होता है, और उसमें प्रेसिडेंट अल्टीमेटली नेहरू जी बनते हैं। द प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज। इसमें कहा जाता है कि इस जो कांग्रेस का एनुअल सेशन होता है, इसमें कहा जाता है कि हमको अब पूर्ण स्वराज, दैट इज फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, और अब हम इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे हम रिपोर्ट्स नहीं दे पाएंगे, और इतने सारे जो आप हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वो अब हम नहीं सह पाएंगे। आप हमें कोई भी पावर नहीं दे रहे हैं, हमारे देश के लोगों को बार बार जेल में डाले दे रहे हैं, हमें इवन हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे हैं। तो अब आप निकलिए यहाँ से, आपका टाइम पूरा होता है, एंड वी वांट पूर्ण स्वराज। ये यहाँ पे पूर्ण स्वराज का मांगा जाता है, ठीक है? और मतलब बोला जाता है कि हम अब पूर्ण स्वराज ही लेंगे। ऑन 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व। 26 जनवरी 1930 ये नेहरू जी डिक्लेयर करते हैं कि इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस, दैट इज इंडिपेंडेंस डे, मनाएंगे। with the national flag being hoisted in different venues, patriotic songs being sung। अच्छा, 26 जनवरी 1930 में बहुत सारे बड़े लेवल पे ये सब नेशनल फ्लैग हमारा होस्ट किया गया। बहुत सारे छोटे छोटे ना इवेंट्स किए गए, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए गए, बहुत कुछ हुआ उस दिन पे, ठीक है? इसीलिए 26 जनवरी बहुत दिल के करीब माना जाता है। उस समय जो नेहरू जी थे, उन्होंने, इसीलिए जब हमको 15 अगस्त को ही आज़ादी मिली थी, तो हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन इसीलिए हमने रिपब्लिक डे को 26 जनवरी ही माना गया, क्योंकि हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू मनाया गया था, दैट इज इन ऑन 1930 और 26 जनवरी 1930, तो उसको ही हमने फिर उसके बाद रिपब्लिक डे के रूप में मनाया, क्योंकि हम उससे थोड़ा सा कनेक्ट कर पाते थे, ठीक है? तो ये रहा इसका इतना। और लेकिन हमारा ये जो था इंडिपेंडेंस डे, इसलिए ज़्यादा बूम पे नहीं पहुंच पाया, इतना ज़्यादा पॉपुलर इसीलिए नहीं हुआ था,
क्योंकि जो कुछ लोग थे उनको उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया था। आप ये कह लो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उस समय के, या इतना ज़्यादा पॉपुलर ही नहीं हो पाया था लोगों के बीच में, लोग जान ही नहीं पाए थे ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। देन उस दिन क्या लिया गया था, फ्रीडम की प्लेज ली गई थी। इफ नॉट गिवन देन गवर्नमेंट विल बी अबॉलिश्ड। अच्छा, इन्होंने बोला कि अगर इसके बाद, अगर हमको इसके बाद भी फ्रीडम नहीं मिलती है तो हम गवर्नमेंट को अबॉलिश कर देंगे, हम उनके कोई भी कहना नहीं मानेंगे। अब आता है दांडी, जो दांडी हुआ था 1930 में, वो भी सुन लीजिए। दांडी मार्च जो हुआ था, तो गांधी जी इसीलिए जो सॉल्ट मार्च उन्होंने किया था, ठीक है, तो सॉल्ट बनाने के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि वो टैक्स हम भारी भरकम नहीं दे पा रहे थे। अब ये पूरी स्टोरी मैं आपको बताने बैठूंगी तो कितना ही टाइम निकल जाएगा, बिकॉज ये स्टोरीज आप 9 से पढ़ते चले आ रहे हो, आपको सब कुछ पता है कि कहाँ से क्या शुरू हुआ था, कितने लोग। तो ये इनके साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, दांडी तक गया था। महात्मा गांधी ने लगभग 74 लोगों के साथ ये स्टार्ट किया था। एंड वो जहाँ जहाँ तक जा रहे थे, वहाँ वहाँ पे बहुत सारे लोगों से जुड़ते चले रहे थे। एंड जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं अल्टीमेटली जो समुद्र के किनारे, फिर वहाँ पे वो एक मुट्ठी नमक बनाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले वो इरविन को, जो लॉर्ड इरविन था, ठीक है, वहाँ उस समय का वाइस रॉय, तो उसको ये अल्टीमेटम दे देते हैं कि देखो हम सॉल्ट बनाने जा रहे हैं, अगर तुमने ये टैक्स नहीं हटाया तो हम फिर उसके बाद तुम्हारा मतलब हम तुम्हें ये एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर तुमने ये सॉल्ट टैक्स नहीं हटाया तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। एंड मैं ये सॉल्ट बनाने जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे हम मार्च करने वाले, ऐसा करके उन्होंने एक लेटर दे दिया था वाइस रॉय को, लॉर्ड इरविन को। लेकिन लॉर्ड इरविन ने क्या किया, उसने इग्नोर कर दिया। उसने कहा ये सब तो बातें करते रहते हैं, इनको कोई ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। गांधी जी को सीरियसली ले लेना इसका उसका बहुत बड़ी गलती हो गई। गांधी जी उठे और उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू किया टूवर्ड्स द ओशन। ओशन तक पहुंच गए वो, समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, और 3 वीक्स लग के बाद उन्होंने एक फिस्टफुल, मतलब एक मुट्ठी भर उन्होंने नमक बनाते हैं। एंड उसके बाद वो जब नमक बन जाता है, उसके बाद वो दे फील द पावर, मतलब कितना बहुत प्राउड फील करते हैं, यस वी कैन मेक ना नमक हम बना सकते हैं, फिर भी हम टैक्स क्यों दें। तो इस तरीके से जब बहुत सारे लोग उनसे जुड़ भी गए होते हैं, बहुत सारे जो था ये टैक्स वो कहते हैं अबॉलिश कर दो अब, तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनकी आंखों के सामने, मतलब उनकी नज़र के सामने ये क्रिमिनल की तरह आ जाते हैं कि देखो ये आदमी ऐसा है जिसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, अब इसको लपेटो और इसको जेल में डालो। ऐसा करके उन्होंने सोच लिया, क्योंकि नमक क्या होता है वो सारे लोग लेते हैं। तो गांधी जी ने इसीलिए नमक को ही उठाया कि अगर हम नमक जैसी चीज उठाते हैं तो उसमें जो छोटा है आदमी और जो बड़ा है, मतलब जो पुअर पेजेंट्स हैं, जो पुअर वर्कर्स हैं, वो भी हमारा साथ देंगे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी हमारा साथ देंगे। तो इस तरह से बहुत माइन्यूट सी चीज को उठा करके उन्होंने बिल्कुल टैक्स को अबॉलिश करने की एक रिक्वेस्ट ब्रिटिशर्स से कर रखी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने तो सुनना नहीं है। तो एट द सॉल्ट मार्च 16K पीपल, मतलब 60,000 पीपल गॉट अरेस्टेड। गांधी जी भी धर लिए गए, वहां उस समय जेल में डाल दिए गए, ठीक है। ब्रिटिशर्स को तो मौका चाहिए बस, फट से जैसे गांधी जी ने कदम बढ़ाया उनको उठा कर जेल में डाल दिया, ठीक है। लोकल विलेज वासना, एक लोकल विलेज थी वासना, वहां से फ्रीडम इज इम्पॉसिबल इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट अबॉलिश्ड। वहां पे क्या हुआ था कि गांधी जी ने कहा कि अगर हम छुआछूत की भावना को नहीं हटाएंगे तो हम फ्रीडम नहीं पा सकते हैं। स्वराज हमें तभी मिलेगा जब हम सारे रीजन, सारे लोग, सारे रिलीजन के हों, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो, सब हो साथ में आएंगे, तब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ पाएंगे और तभी हमें स्वराज मिल पाएगा। बहुत सारे विमेन, बच्चे, सब लोगों ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ना रिजाइन, टीचर्स ने रिजाइन कर दिया। बहुत बड़े लेवल पे ये सब चीज़ें स्टार्ट होने लगी थी फिर से। अमेरिकन मैगजीन्स जो थी उन्होंने बहुत मतलब महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। जो वहाँ पे अमेरिकन मैगजीन्स छपती थी, बोले तो चिढ़े हुए थे, तो उन्होंने ऐसे बता दिया, अरे ये तो मतलब धोती वाला आदमी है, ये छोटा सा स्टेट्समैन है, वो हल मतलब संत है, बेवकूफ है, ऐसा करके बहुत सारी चीजें गांधी जी की मजाक बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो चिढ़ गए थे। गांधी जी ने बहुत, ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की, मतलब वो सोचो आप देखे ऐसे दुबले पतले छोटे से लगते थे नहीं, लेकिन उन्होंने क्या बड़े बड़े काम करे थे नहीं। तो इससे ना अमेरिकन को लगता था हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, और इन्होंने देखो छोटे से हैं, उन्होंने सारा सब कुछ मतलब ब्रिटिशर्स को भी हिला के रखा है। तो इस तरह से उनकी
बेइज्जती करने की कोशिश की जाती थी। देन आता है डायलॉग। द सॉल्ट मार्च वॉज नोटेबल फॉर एट लीस्ट 3 रीजंस। जो सॉल्ट मार्च हुआ था उसमें 3 रीजन से उसको नोटिस करने के, दैट इज महात्मा गांधी को इसमें रिकॉग्निशन मिला था, विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा था, एंड अब ब्रिटिशर्स को लगने लग गया था कि भाई अब टाटा बोलने का टाइम आ चुका है, अब निकल लो। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी November 1, 1930 को विदाउट इंडियन लीडर्स। ठीक है, जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप उसकी डेट याद रखिएगा, November 1, 1930। इसमें क्या था, एक भी इंडियन लीडर नहीं था। और 1931 में गांधी जी, मतलब उस समय तो गांधी जी को जेल में डाल रखा था ना इन्होंने सॉल्ट मार्च की वजह से। देन 1931 में गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है। फिर गांधी जी इरविन पैक्ट होता है। गांधी और इरविन पैक्ट आपको पता होना चाहिए, जिसमें इरविन और गांधी जी में एक पैक्ट हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि हम हमको तुम फ्रीडम दे दो, ठीक है, और हमारा जो है जो सॉल्ट टैक्स है वो हमें रिमूव कर दो, हम तुम्हें कोई सॉल्ट टैक्स नहीं देंगे। एंड अगर तुम ऐसा कुछ करते हो और हमारे जो इंडियंस हैं जिनको तुमने जेल में डाल रखा है उनको तुम रिलीज कर दो, तो हम सिविल डिसोबीडियंस CDM जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको हम ड्रॉप कर देंगे, एंड तुम भी चैन से हम भी चैन से, ऐसा करके उन्होंने डिबेट किया था और उसमें ये कंडीशंस गांधी जी ने डाली थी। इरविन ने कहा ठीक है जैसा कह रहे हो सही है। तो इरविन तो कभी भी ऐसे ही करता था, मतलब ब्रिटिशर्स, इरविन ही क्या हर कोई ऐसे ही करता था कि उस समय तो हाँ बोल दिया, उसके बाद अपनी बात से पलट गए। फिर इन्होंने, लेकिन उस समय भी कुछ लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने इस पैक्ट को अपोज किया था, उनको ये सही नहीं लग रहा था, वो नहीं चाहते थे कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो खत्म हो। ठीक है, तो बहुत सारे लीडर्स ने इसको अपोज किया था कि नहीं, अगर अगर हमने इस तरह से मना कर दिया, हम मूवमेंट को मतलब ड्रॉप कर देते हैं, तो ये ब्रिटिशर्स तो कभी नहीं हिलेंगे यहाँ से। पर गांधी जी अपनी बात पे अड़े रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जबकि INC से वहां पे कोई भी एक कानी चिड़िया नहीं थी, गांधी जी ही सिर्फ गए थे। ठीक है, वन पार्टी होल नेशन ऐसा बोल के, और वहां पे पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करने गए वहां। लेकिन जैसे ही ये वहां पे पहुंचे थे, ठीक इनके पीछे से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जितने भी सपोर्टर्स थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, उनको सपोर्ट आके जेल में भर दिया था, क्योंकि गांधी जी होते तो इन लोग की हिम्मत नहीं पड़ती थी ब्रिटिशर्स की। जैसे ही ये पैक्ट हुआ, जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए गए गांधी जी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए कि सेकंड पे गए, तो आपको सेकंड मार्क करना है, फर्स्ट मार्क मत करके आना, उसमें कोई भी नहीं गया था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे। ठीक है, देन आता है उसमें हाँ, तो ये जब ये पहुंचते हैं ना कॉन्फ्रेंस पे, तो पीछे से तो ये लोग, एक तो एविन था बहुत चंट, उसने जाके जेल में डाल दिए इनके सपोर्टर्स को। ठीक, और इधर क्या था कि जब ये गए तो यहाँ पे मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स, BR अम्बेडकर, इन लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा भाई हमारी डिमांड्स अलग अलग, मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, अलग नेशन दे दो हमें, उनको तो अलग ही तराना था उनका कि हमें तो देश ही अलग चाहिए, हमें अलग ही नेशन चाहिए। प्रिंसली स्टेट्स कि हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, हम हमारी डिमांड्स दूसरी हैं। BR अम्बेडकर भी, उनका भी इन था कि हम अपनी डिमांड्स रखेंगे, हमें क्या पता आपने वहाँ पे क्या डिमांड रखी। तो इस तरह से वो 3 अलग अलग चीज़ें थी, जो 3 अलग अलग क्लास थे जिनको गांधी जी का वहाँ पे जाना एंड बातचीत करना नहीं रास आया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नील रही, कुछ भी नहीं इसके बाद हुआ। ठीक, उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब ये सब तो चीज़ें चलती ही रहती हैं। अब 1935 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI एक्ट। ठीक, इसमें प्रॉमिस सम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा कि हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो हैं गवर्नमेंट के उनको प्रॉमिस करेंगे। क्या प्रॉमिस था भाई, देखते हैं। 2 years later in an election held on the basis of the restricted franchisee, the Congress won a comprehensive victory। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था, कांग्रेस जो थी उसने विक्ट्री मिली थी उसको। जो इलेक्शंस हुए थे वहां पे रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी, मतलब वो यहाँ पे ये है कि सबको वोटिंग का अधिकार नहीं था, जैसा कि अभी है, जैसे छोटे बड़े अमीर गरीब सब लोग वोट दे देते हैं ना। रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी में ऐसा था, सिर्फ रिच पीपल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पैसे वाले हैं, सिर्फ वो वोट करेंगे, ऐसा इलेक्शन हुआ था। तो उसमें जो थी कांग्रेस को मेजोरिटी से विक्ट्री हुई थी। नाउ 8 out of 11 प्रोविंसेस, 11 में से 8 प्रोविंसेस जो थी उसमें प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए थे। ठीक है, और लेकिन उनको ब्रिटिश गवर्नर के
जो सुपरविजन में ही काम करना था, उसमें भी भाई ब्रिटिशर्स घुस गए थे। सोचो अपने हम प्राइम मिनिस्टर में हम अपने आप को भी वो नहीं कर सकते, उसमें ब्रिटिशर्स बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। खैर चलो, फिर आता है सितंबर 1939 वर्ल्ड वॉर टू। अब आता है 39 का वर्ल्ड वॉर टू। उसमें नेहरू गांधी जी अग्री टू सपोर्ट ब्रिटिशर्स अगेन अगेंस्ट हिटलर। जब यहाँ पे दो एलाइड थे, ठीक है, दो मतलब दो पार्ट्स में हुए थे ना, एक एलाइड ग्रुप था, एक जो मेन ग्रुप था, ठीक है, जिसमें जर्मनी एंड सब कुछ सब बाकी कंट्रीज थी। तो इन दो ग्रुप्स में नेहरू और गांधी जी ने कहा, जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नेहरू और गांधी जी ने अग्री किया ब्रिटिशर्स से कि देखो हम तुम्हें सपोर्ट करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर टू में, ठीक है, लेकिन इसके रिटर्न में तुम हमारे इंडिया को फ्री कर दोगे। तो ब्रिटिशर्स कहते भाई हम तो नहीं करेंगे, तुम हमें सपोर्ट करो या ना करो, हम तो तुम्हें फ्री नहीं करेंगे। नाउ ऑल द 8 प्राइम मिनिस्टर रिजाइंड। अब जो 8 प्राइम मिनिस्टर्स जो चुने गए थे ना, उन्होंने रिजाइन कर दिया। 1940 से 41 तक सत्याग्रह कंटिन्यू रहा। तो एक तो यहाँ से नेहरू गांधी जी बेचारे अपने सोल्जर्स, अपने सपोर्टर्स तुमको दे रहे हैं, और तुम फिर भी इतने लालच में हो, तुम इंडिया को फ्री करना नहीं चाहते हो, और तुमने वो चीज़ रिफ्यूज़ कर दी। अल्टीमेटली क्या हुआ ना, बड़ी बड़ी ट्रीटी लगा दी गई तुम्हारे ऊपर, ठीक है, चलो ठीक है। फिर आता है इन मार्च 1940 द मुस्लिम लीग डिमांडिंग अ मेजर ऑफ ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। जिन्ना का अलग ही राग चल रहा था, उन्होंने चाहिए था कि भाई जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं उसमें हमें अलग से चाहिए, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि देखो हमें अलग से ही, जो कांग्रेस है ना उसमें भी हमें मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में अपनी डिमांड चाहिए, और हमारे अपने ही लीडर्स भी उसमें रहेंगे। तो ये हुआ जिन्ना का और मुस्लिम लीग का जो डिमांड थी। इट हैड बिकम अ थ्री वे स्ट्रगल बिटवीन द कांग्रेस, द मुस्लिम एंड द ब्रिटिश। अब जो था, इतने ज़्यादा फूट पड़ चुकी थी। देखो ब्रिटिशर्स ने तो फूट डालने का काम किया ही था, उनको पता था कि ये मुस्लिम्स और हिंदू को अगर भड़काएंगे तो इनको रूल थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करने को मिलेगा, वो मिला भी था। 200 साल तक उन्होंने ऐसे मतलब फ्री नहीं, ऐसे नहीं मज़े में कर दिया था, उन्होंने बहुत सारे टैक्टिक्स अपने लगाए थे। उन्होंने दिमाग पढ़ लिया था, अगर हम हिंदू मुस्लिम की फूट डालेंगे तो बिंदास रहेंगे आराम से, और उन्होंने किया। तो इस तरीके से कांग्रेस और मुस्लिम लीग और ब्रिटिश, ये तीन चीजें थी जिनको इंडिया को निपटना था। फिर प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल डिड नॉट अग्री टू लिक्विडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। जो विंस्टन चर्चिल था वो तो बहुत ही धूर्त आदमी था, उसने कह दिया देखो हम तो अपने जो एम्पायर है हम तो खाली नहीं करेंगे, और तुम्हें कितने प्रोटेस्ट करने करते हो। तो खैर गांधी जी एंड द कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज विद सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। कांग्रेस इंसिस्टेड दैट if it was help to British defend India from the Axis powers, then हाँ Axis power थी वो, Allied और Axis power भूल गई थी। Then the Viceroy had first to appoint an Indian as the defense member of his एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी जो गांधी जी थे और जो कांग्रेस थी, इन्होंने जो क्रिप्स था, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स था, उसे कॉम्प्रोमाइज किया था, और उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया जो है एक्सेस पावर्स को से डिफेंड करती है, ठीक है, इंडिया अगर मतलब इन शॉर्ट जो वर्ल्ड वॉर में अगर उनको सपोर्ट करती है, तो जो वाइस रॉय है उसको, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें डिफेंस मेंबर इंडियन को ही रखना पड़ेगा, ठीक है। जो हम मतलब एक तरह से ये एक इनिशिएटिव था कि जो पॉलिटिक्स में हमारे इंडियंस को डालना है, मतलब बड़े पोस्ट पे जहाँ पे हम कुछ पावर ले पाए, ओके, ऐसा। तो यहाँ से ये इन्होंने डिमांड अपनी रखी थी। अब ब्रिटिशर्स को ये भी नहीं चाहिए था, वो भी उन्होंने मना कर दिया, ओके, इन्होंने ये भी रिफ्यूज कर दिया। ब्रिटिशर्स को कुछ भी नहीं चाहिए था, उन्हें खुद ही चाहिए था सब कुछ। अब ब्रिटिशर्स के रिफ्यूज करने के साथ ही ये क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। अब 1942 देखिए, 1940 से 41 तक चला आपका जो कहाँ थी मैं, सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह चलता रहा था, ओके। देन आता है 1942 अगस्त, उसमें आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। Particularly active in the underground resistance were socialist members of the Congress such as जयप्रकाश नारायण, जो पर्टिकुलरली एक्टिव थे, ठीक है। जो अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो वो जो जयप्रकाश नारायण थे ये सोशलिस्ट मेंबर कहे जाते थे कांग्रेस के। इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सच एज सतारा इन द वेस्टर्न एंड मेदिनीपुर इन द ईस्ट, independent governments were
प्रोक्लेम्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया था कि देखो क्विट इंडिया का मतलब ही यही था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और अब निकलो, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इस तरह से जो सतारा के जो वेस्ट सतारा एंड मेदिनीपुर, इनमें इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चाहिए थी, वहां पे प्रोक्लेम किया जाने लग गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट स्पेशली एनर्जाइज द यंग हु लेफ्ट देयर कॉलेज टू गो टू जेल। देखो, जो क्विट मूवमेंट, अभी तक तो सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, बट जो क्विट इंडिया था इसमें जो था, ये बहुत सारे जो यंग पीपल थे, दे वर वेरी मच एनर्जाइज्ड, कि उन्हें चाहिए था कि अब हम सब कुछ छोड़ देंगे, कॉलेजेस अगर जा रहे हैं तो कॉलेज छोड़ देंगे, जो भी हम जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स किया ना वो सब हम त्याग देंगे, एंड हमको चाहिए अब कि ये अंग्रेजों तुम भारत छोड़ के निकल जाओ। 1946 कैबिनेट मिशन फेल्ड टू गेट द कांग्रेस एंड लीग टू अग्री ऑन द फेडरल सिस्टम। ठीक, कैबिनेट मिशन आया 1946। आपको ये वन लाइनर में पूछ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आप प्लीज ये ईयर्स को मत भूलिएगा। On 16th August 1946, Direct Action Day was called by the Jinnah to press the least demands of Pakistan. 16 अगस्त 1946 में क्या हुआ था, जिन्ना ने कहा था कि हम पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की थी, कि मुस्लिम लीग हमेशा से चाहती थी कि जो उनके मुस्लिम एरिया हैं जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं उनको अलग किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने कहा हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, इस तरह से कम्युनल राइट्स होने लग गए थे बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब। हिंदू मुस्लिम उस समय उन्होंने लड़ाई करनी शुरू कर दी कि अब ये ऐसा, जब आप वो आगे कभी पढ़ोगे वो चीजें ना, कि जब डिवाइड होता है, जब इंडिया को डिवाइड कर देते हैं ना ब्रिटिशर्स, तो उस समय जब माइग्रेट होते हैं इधर से उधर लोग, दैट वाज अ हॉरिबल, मतलब काफी भयानक टाइम था वो, जो हमारे चाहे वो यहाँ के लोग हों चाहे वहाँ के लोग हों, क्योंकि कॉमन पीपल ही पिसता है उसके अंदर, तो वो काफी बुरा था। और इस सब चीजों का जो रीजन था तो आप पढ़ ही रहे हो अभी। ठीक है, तो इसी बीच में ये डायरेक्ट एक्शन डे कहा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को अलग करो। अब जैसे ही ये चीज अनाउंस हुई, तो जितने भी हिंदू मुस्लिम थे, वो चाहे बंगाल में हो, बिहार में हो, यूपी हो या पंजाब में हो, हर जगह के लोग भड़क गए, वहां पे दंगे भड़कने लग गए, मारपीट, लोग आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हो गए। अभी आप इससे पहले पढ़ रहे थे कि ना, सब मिल के अपने देश को आजाद करने में लगे हुए थे, बट अब क्या, अब आपस में ही लड़ने पड़े थे। तो ये सब चीजें थी जो काफी खराब हो गई थी। देन आता है 1947, उसमें लॉर्ड माउंटबेटन, जिस बहुत चातर दिमाग का था, उसने उसको वाइसरॉय बना के भेजा गया यहाँ पे, एंड उसने जो था साइन किया, और उसने हमें अपनी जो पावर थी, उनकी पावर नहीं हमारी ही पावर थी, जो हमें मतलब वापस करी। एंड वो पार्टीशन हुआ उस दिन, जिसमें एक अलग इंडिया इंडिपेंडेंस घोषित किया गया और एक पाकिस्तान घोषित किया गया, जिसमें जिन्ना को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और नेहरू जी को यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो इस बीच में जितने भी मुस्लिम थे, उन्होंने मतलब इतनी सारी र्यूमर्स के बीच में कि मुस्लिम मुस्लिम को हिंदू को मार रहे हैं एंड हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, बहुत राइट्स पूरे इंडिया में होने लग गए थे। एंड उसका जो खराब असर पड़ा था, वो सिर्फ कॉमन पीपल को ही पड़ा था, क्योंकि जो बाहर, जो आप देखो कि जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं या जो बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी लाइफ पे कोई ही फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, मरा कौन था, आम इंसान मरा था। तो इस तरीके से सारी चीजें खराब हुई। ओके, तो अभी आपको इतना समझ में आ गया है कि कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई। महात्मा गांधी आते हैं साउथ अफ्रीका से, देन साउथ अफ्रीका से आकर के वो यहाँ पे कितने सारे मूवमेंट चलाते हैं, गुजरात में, अहमदाबाद, आई मीन चंपारण में, खेड़ा में, ठीक, अहमदाबाद में, इन सब में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। उन सत्याग्रह मूवमेंट्स के बीच में भी बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, जिनके खिलाफ में बहुत सारे पैक्ट्स बनते हैं, एक्ट्स एंड पैक्ट्स, है ना। एंड उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और उसके बाद क्विट इंडिया जो मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो आपने सारे, इस समय मुझे लगता है सब समझ में आने लगे होगा आपको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से लेकर के एंड सत्याग्रह से लेकर के यहाँ तक का। ओके, तो इस तरह से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है ब्रिटिशर्स से, और हमें अपनी पावर मिलती है। तो आता है द लास्ट हीरोइक डेज ऑफ गांधी जी। अब हम गांधी जी के लास्ट हीरोइक डेज के बारे में पढ़ेंगे। 15 अगस्त 1947 गांधी जी वॉज नॉट एट दिल्ली टू विटनेस द फेस्टिविटीज। जितना उत्सव का माहौल हो रहा था जब इंडिया आज़ाद हो रहा था, तो इस समय गांधी जी दिल्ली में नहीं थे।
ठीक है, ही वॉज एट कैलकाटा और उन्होंने 24 घंटे का फास्ट ले रखा था। ड्यू टू द इनिशिएटिव गांधी जी एंड नेहरू, द कांग्रेस पास रेजोल्यूशन ऑन द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। ठीक है, गांधी जी के इनिशिएटिव जो थे, ठीक है, तो उसमें जो माइनॉरिटीज को थे राइट्स देने थे, तो वो सब चीज़ों को एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया था कांग्रेस के द्वारा कि अब मतलब गांधी जी तो चाहते थे ना कि ये अब अबॉलिश करना अनटचेबिलिटी एंड जो भी छुआछूत की भावना है, जो बड़े छोटे का जो डिफरेंसेस हैं वो सब खत्म हो जाए, तो इस चीज़ को कांग्रेस ने पास रेजोल्यूशन। आफ्टर वर्किंग टू ब्रिंग पीस to Bengal, Gandhiji shifted to Delhi from where he hoped to move on to the right-torn district of Punjab. अभी भी गांधी जी सब जो राइट्स थे वहाँ पे दंगे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने बंगाल में शांति के लिए काम भी किया। उसके बाद गांधी जी ने दिल्ली जाना चाहा था। ठीक है, वहाँ पे भी वो जो दंगे हो रहे थे उसको रोकना चाहते थे, पंजाब में भी। ऑन 30 जनवरी 1948 गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने उन्हें 30 जनवरी 1948 को गोली मार दी थी। गांधी नाम की एक मूवी भी है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको थोड़ी पिक्चर ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी, क्योंकि मूवी से हमें ज़्यादा समझ में आता है ना। तो अगर आप थोड़े से पेट्रियाटिक हैं और अगर आप नहीं भी हैं तो आपको ये सब मूवीज़ देखनी चाहिए, जैसे गांधी हो गई, और भी अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद की मूवी देखेंगे, ठीक है, भगत सिंह की मूवी देखेंगे, ये सारी मूवीज़ आपको देखनी चाहिए, जिससे आपको थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा और चीज़ें थोड़ा जल्दी लर्न होती हैं। हमें मूवीज़ के थ्रू ज़्यादा क्लियर होती है पिक्चर कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, है ना। तो आप देखिए, आपको अच्छी लगेगी। देन आता है सोर्स टू नो मोर अबाउट गांधी जी। ठीक, पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स। ठीक, लोगों के द्वारा हमें पता चला, जो भी रिकॉर्ड्स थे हमें उससे पता चला कि गांधी जी ने क्या क्या कैसे कैसे किया था। सीरीज ऑफ पर्सनल लेटर्स पब्लिश बाय गांधी जी इन हिज जर्नल हरिजन। ठीक है, उनका एक पत्रिका कहते हैं ना, जर्नल, जो हरिजन उनके जो गांधी जी ही ने पब्लिश किया था, उसमें उनके पर्सनल लेटर्स भी छपे थे। सीरीज ऑफ पर्सनल लेटर्स, उससे आपको पता चलेगा। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स एडिटेड बाय नेहरू जी। नेहरू जी ने बहुत सारे लेटर्स ऐसे थे जो एडिट किए थे, बहुत सारे ओल्ड लेटर्स, जिससे आपको गांधी जी की पर्सनालिटी के बारे में पता चलेगा। fortnightly reports of the home departments, ठीक है, एंड फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जो होम डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स रहती है ना, उससे आपको पता चलेगा कि गांधी जी कैसे थे, उन्होंने क्या क्या किया देश की आज़ादी के लिए, उनके क्या क्या मोटिव्स थे, उन्होंने मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। ठीक है, तो अभी हमने इतना सारा कुछ कर लिया है डिस्कस, तो आई होप अभी आपको सब चीज़ें सही सही समझ में आने लग गई होंगी। एंड अगर नहीं आती है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक, एंड मूवीज़ देखिए। मूवीज़ मतलब ये नहीं है, अच्छी अच्छी मूवीज़ देखिए, इस तरह की जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है वो सब मूवीज़ देखिए। एग्ज़ाम दे लीजिए, फिर अच्छी अच्छी मूवीज़ देख लीजिएगा। और ठीक है, और अगर आपको कुछ चीज़ें पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन आंसर का सेशंस आने वाले हैं बहुत जल्दी हमारे चैनल पर। एंड आपको इसके अगर यू नो कुछ पीडीएफ चाहिए आपको फ्री, तो वो प्रोवाइड हो जाएंगी। आप टेलीग्राम, आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा जो टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम से हमारे जो पीडीएफ्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ हिस्ट्री के नहीं, और भी जिसके भी आपको चाहिए वो मिल जाएंगे आपको। एंड इसके अलावा भी आप फ्री है आपके लिए सारे वीडियोस, आप दूसरे भी अच्छे एजुकेटर्स हैं हमारे यहाँ, आप उनसे पढ़ सकते हैं एंड अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।